Table analysis. I am Dr. Ashok Kumar, going to start economics. First chapter, class 9. The name of the chapter is The Story of Village Palampur. इकोनॉमिक्स ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ये क्लास 9 के साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कंपलसरी है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ये सिर्फ एक विलेज पालमपुर की कहानी नहीं है, बल्कि ये विलेज इकोनॉमी को दर्शाता है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। तो इंडिया के इकोनॉमी को या इंडिया जैसे अदर एग्रीकल्चरल कंट्रीज, इंडिया जैसे अदर कंट्रीज ऑफ विलेजेस की इकोनॉमी को समझने के लिए ये चैप्टर को समझना जरूरी है। अगर आप इस चैप्टर को द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक क्लास 9 को आप समझ जाते हैं तो इंडिया जैसे अदर डेवलपिंग कंट्री के इकोनॉमी को भी समझ जाइएगा। क्योंकि पालमपुर जो है वो कोई रियल विलेज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक गांव है। तो काल्पनिक गांव का इकोनॉमी समझाने का मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि अगर आप एक गांव की इकोनॉमी को समझ गए तो एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसे की इकोनॉमी को समझ जाइएगा। इंडिया के साथ साथ अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, रसिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये सभी जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं। अगर आप विलेज पालमपुर का इकोनॉमी को समझ जाते हैं तो समझिए कि आप कहीं भी डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमी को मोर और लेस समझ जाइएगा। तो इस तरह से एक तीर से अनगिनत निशाना आप साध सकते हैं अगर इस चैप्टर को आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो। और इस कारण से आप चैप्टर के शुरू से लेकर के लास्ट तक एक्सप्लेनेशन को काफी गौर से आप सुनते रहिए। हर जगह ही आपको बेनिफिट देगा। यह सिर्फ 9 के लिए नहीं बल्कि किसी भी स्टूडेंट के लिए लाइफ में हर जगह किसी भी एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज इत्यादि से संबंधित हर जगह इसका यूज है। तो पालमपुर जैसा कि आपको बतलाया कि इज अ हाइपोथेटिकल विलेज, यानी काल्पनिक गांव है, रियल गांव है ही नहीं। तो फिर इस गांव का इकोनॉमी को समझाने का मकसद क्या है? मकसद है विलेज इकोनॉमी को समझाना। तो विलेज जब बोलते हैं, एक मिनट, तो विलेज का डेफिनेशन क्या है? गांव की परिभाषा क्या है? गांव का तात्पर्य उस ह्यूमन सेटलमेंट से है। फिर से गौर से सुनिए, विलेज का परिभाषा बतला रहे हैं। अ विलेज इज दैट ह्यूमन सेटलमेंट वेयर मोर देन 75% पीपल आर इंडल्ज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। अर्थात गांव का तात्पर्य उस ह्यूमन सेटलमेंट से है, उस मानवीय बस्ती से है जहां 75% से ज्यादा लोग खेती, पशुपालन इत्यादि कार्यों में, खेती और इससे अन्य जुड़े हुए कार्य जैसे पशुपालन, खेती से जुड़ा हुआ कार्य माना जाता है, डेयरी फार्मिंग या फॉरेस्ट्री, ये सब कार्यों से जहां पर लोग लगे हुए रहते हैं और जीविकोपार्जन करते हैं, ऐसे ह्यूमन सेटलमेंट को गांव कहा जाता है। तो फिर से सुनिए गांव का डेफिनेशन। अ विलेज इज दैट ह्यूमन सेटलमेंट वेयर मोर देन 75% पीपल आर इंडल्ज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज एंड ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड। यानी जहां पर खेती और इससे जुड़े हुए कार्यों में 75% से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी खेती, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, ये सब से, मुर्गी पालन या जो भी है, और इससे अपनी जीविकोपार्जन करने का कार्य करते हैं।
इसका ठीक उल्टा हुआ शहर। शहर यानी सिटी। एक शहर किसको कहा जाता है? तो शहर का तात्पर्य उस ह्यूमन सेटलमेंट में है, से है। एक शहर यानी एक सिटी का तात्पर्य उस ह्यूमन सेटलमेंट से है जहां पर मोर देन 75% पीपल ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम ट्रेड, इंडस्ट्रीज, सर्विस एटसेट्रा देन एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर के बजाय, इन स्पाइट ऑफ एग्रीकल्चर के बजाय अदर सोर्सेज से अपना लाइवलीहुड ऑब्टेन करते हैं, जैसे ट्रेड, इंडस्ट्री, सर्विस। तो सिटी इज दैट ह्यूमन सेटलमेंट। शहर का तात्पर्य एक ऐसे मानवीय बस्ती से है जहां पर 75% से ज्यादा लोग जीविकोपार्जन का कार्य कैसे करते हैं? तो खेती से जुड़े कार्यों से नहीं करके ट्रेड यानी व्यापार, इंडस्ट्री, उद्योग धंधा, सर्विस यानी नौकरी इत्यादि से 75% से ज्यादा लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ऐसे ह्यूमन सेटलमेंट को, ऐसे मानवीय बस्ती को शहर कहा जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया एक गांव का देश है। वैदिक काल से ही हमारा देश गांव का देश रहा है। और जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसकी विशेषता रहती है कि गांव वहां ज्यादा रहते हैं। तो गांव के लोग स्वाभाविक है कि खेती, पशुपालन इत्यादि के ऊपर जीविकोपार्जन करते हैं। तो अगर हम पालमपुर का स्टडी कर लेते हैं तो पालमपुर जो काल्पनिक गांव है, हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी रियल में ये विलेज है या नहीं है, तो अगर इसका हम स्टडी कर लेते हैं तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि इंडिया की इकोनॉमी क्या है, किसी और गांव की इकोनॉमी क्या होगी, या अदर चाइना की इकोनॉमी कैसे चलती होगी, रशिया की इकोनॉमी कैसे चलती होगी। ऐसे चाइना वगैरह बहुत डेवलप कर चुका है इंडिया की तुलना में। रशिया तो जान ही रहे हैं कि वो तो बहुत ज्यादा ही डेवलप है साइंस टेक्नोलॉजी में, लेकिन फिर भी वो सब भी डेवलपिंग में ही काउंटिंग आता है। आपको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसा डेवलप्ड में वो भी काउंट नहीं आता है। लेकिन हालांकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफी डेवलपमेंट है। रशिया का जानते ही को हमेशा अमेरिका वगैरह से टक्कर लेता रहता है। आपको ब्रिटेन वगैरह को तो कीड़ा मकोड़ा समझता है, इतना उसका डेवलपमेंट है। तो कहने का मतलब है कि जो भी कंट्री विलेज इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम समझ सकते हैं सिर्फ इस चैप्टर को समझ लेंगे तो पालमपुर एक गांव है, इसका मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी। गांव है तो एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी होगा ना जी। तो पालमपुर में एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है। इसके अतिरिक्त, एग्रीकल्चर के अतिरिक्त कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, गांव के लोग भी रस्सी बनाने का काम, पत्तल बनाने का काम, बीड़ी बनाने का काम, चरखा काटने का काम गांव में भी लोग करते हैं। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज का भी प्रचलन है पालमपुर में। इसके अतिरिक्त डेयरी फार्मिंग, ये तो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड एक्टिविटी है। कोई खेती खुद नहीं करके पशुपालन करता है, या कोई दूध सिर्फ कलेक्ट करता है, किसानों से दूध लेता है, खरीद लेता है, और उस दूध से जो है क्रीम निकाल करके बेचता है, या दूध को ही सेल करता है पैकेट में बना करके। आप लोग सुधा दूध देखे होंगे पैकेट, सुधा दूध या शक्ति दूध, तरह तरह का ब्रांड का दूध आता है। ये सब डेयरी का होता है। ये सब आपको विलेज इकोनॉमी के अंतर्गत ये सब आता है, डेयरी फार्मिंग वगैरह। इसमें किसानों से लोग दूध खरीद लेते हैं, उसको पैकेजिंग करके उसको सेल करते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी है, जैसे आपको पत्तल बनाना, तो बीड़ी बनाना, भैंस पालन करना, मुर्गी पालन करना, सुअर पालन करना, बकरी पालन करना, ये सब एक्टिविटी एक गांव में होता है।
लेकिन ये सभी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए आवश्यकता किस चीज की है? वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज की। खेती करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, चाहिए ना, सनलाइट चाहिए, तब तो होगा। यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डेयरी फार्मिंग इत्यादि को कंडक्ट करने के लिए या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को कंडक्ट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, मैनमेड आइटम्स चाहिए। मैनमेड आइटम जैसे खेती में भी काम होता है ना जी, हल का होता है, बैल का होता है, फाल का होता है, अब तो ट्रैक्टर चलता है। अब तो हल बैल से भी यूज नहीं होता, अब सब लोग ट्रैक्टर का यूज करते हैं, थ्रेसर का यूज करते हैं, मोटर पंप का यूज करते हैं। पहले डीजल पंप का यूज होता था, अब मोटर पंप, बिजली का, इलेक्ट्रिक पंप हर समय हर जगह यूज होता है। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ मैनमेड रिसोर्सेज चाहिए ना, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिक पंप, ये सब मैनमेड रिसोर्सेज है। इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए और क्या चाहिए? ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट, मानवीय जो है प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि आदमी ही होता है जो सभी प्रोडक्शन के फैक्टर को कंबाइन करता है और प्रोडक्शन करता है। कोई नेचुरल रिसोर्स अपने आप में वो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता है, अपने आप में वो कोई धन नहीं होता है, उसको आदमी बना देता है धन। जैसे खेत है, ये प्लॉट है, अपने आप में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, पानी जमा हुआ है, कोई इसका फायदा नहीं है, लेकिन आदमी जो है उस प्लॉट पे बना देता है मकान, स्कूल बना देता है। तो उसका देखते हैं कि कितना सारा स्टूडेंट्स स्टडी करता है स्कूल बन जाने से, कितना सारा टीचर या अदर ऑफिस स्टाफ सबको काम मिलता है। तो कहने का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्स अपने आप में कुछ नहीं प्रोड्यूस करता है, बल्कि उसके लिए ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता होती है, ह्यूमन स्किल की आवश्यकता होती है। नेचुरल रिसोर्स को प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्स से करवाने का काम आदमी करता है, यानी ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता है। दूसरा, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए चाहिए रुपया, मनी चाहिए ना। लेबर आपको लाना है तो लेबर को पेमेंट दीजिएगा ना, या मान लिया कि बिल्डिंग बना रहे हैं तो सीमेंट लाना है तो उसके लिए मनी लगेगा ना, ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उसके लिए ट्रैक्टर का पैसा देना पड़ेगा ना। तो मनी की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए। तो अब हम लोग पालमपुर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि पालमपुर जो है एक हाइपोथेटिकल विलेज है, लेकिन फिर भी कल्पना की गई कि आसपास के गांवों से और शहरों से जुड़ा हुआ है। तो रायगंज एक बड़ा गांव है पालमपुर के बगल में, 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। तो ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज। पास में रायगंज नाम का ये बस्ती भी है, ऑल वेदर रोड से, यानी पक्का रोड, मैकेडमाइज्ड रोड से कनेक्टेड है। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन। पास में एक छोटा सा टाउन भी है, टाउन का नाम है शाहपुर। शाहपुर से भी पालमपुर जुड़ा हुआ है। गांव का रोड से कनेक्टिविटी जरूरी होता है, क्योंकि गांव में जो प्रोडक्शन हुआ उसको बेचने के लिए सामान ले जाया जाएगा शहर में जी, तो उसके लिए रोड रहना चाहिए। रोड रहेगा तब ना ट्रैक्टर में या पिकअप वाहन में या ट्रक में माल लोड करके ले जाया जाएगा, दूसरी जगह बेचा जाएगा। अगर दूसरी जगह नहीं बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा नहीं किसानों को। तो इस तरह से रोड की आवश्यकता गांव में होती है, और इस कारण से गांव में, पालमपुर में कई प्रकार के जो है ट्रांसपोर्ट के मीन्स दिखाई देते हैं, जैसे बुल्लॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी। अब तो बैलगाड़ी बहुत कम चलती है, लेकिन चूंकि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है और पहले से हमारा जो है ये चलता था बैलगाड़ी हम लोग के गांव में, तो इसीलिए इसका जिक्र है कि बुल्लॉक कार्ट चलता है। तांगा यानी घोड़ा गाड़ी,
तांगा भी चलता है गांव में, लोग आने जाने के लिए तांगा का इस्तेमाल करते हैं, सामान ढोने के लिए भी घोड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। बॉगी यानी भैंसा गाड़ी, काठगाड़ी भी बोलते हैं लोग, काठगाड़ी भी बोलते हैं, यह भैंसा गाड़ी, भैंसा उसको खींचता है, बैल के जगह पर भैंसा खींचता है। तो लोडेड विथ जैकरी यानी गुड़ से भरा हुआ जो है बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी। तो बॉगीज या तांगा एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल। साथ ही साथ पालमपुर में अदर व्हीकल्स भी है, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। लेकिन मोटर व्हीकल्स का भाड़ा लगता है, पैसा लगता है। सबों के पास उतना पैसा नहीं रहता है कि वो ट्रक से अपने सामान को शहर में ले जाकर के बेचे। बैलगाड़ी में पैसा कम लगता है, इसलिए बैलगाड़ी से लोग बेचना चाहते हैं। अब जरा ये गेस कीजिए कि गांव में चूंकि आप इंडिया की इकोनॉमी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पालमपुर सिर्फ नाम है, पालमपुर के नाम पर आप इंडिया की इकोनॉमी को इस समय समझ रहे हैं। तो पालमपुर आपका एक दर्पण है, आईना है, उसको देखने के बाद आपको पूरा इंडिया के इकोनॉमी का तस्वीर दिखाई देगा। तो 450 फैमिलीज है विभिन्न जातियों के। आप जानते हैं कि हमारे समाज में कास्ट सिस्टम पाया जाता है, तो 450 फैमिली है जो अलग अलग कास्ट का है। इसमें 80 फैमिली है जो अपर कास्ट का है। तो ज्यादातर गांव की जमीन अपर कास्ट के पोजीशन में है, अधिकार में है। जो हमारे समाज में, जो हमारे देश में देखा जाता है, वही यहां पर पालमपुर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गांव की ज्यादातर जमीन अपर कास्ट के लोगों के अधीन है। अपर कास्ट के लोगों का घर जो है पक्का का है, देयर हाउसेज विथ क्वाइट लार्ज। कुछ जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके घर बड़े बड़े हैं और पक्का के, ईंट के, सीमेंट के बने हुए हैं। गांव में शेड्यूल कास्ट के लोग भी रहते हैं। तो 1/3 पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का है, लेकिन ये लोग गांव के किनारे में रहते हैं, कोने में, कॉर्नर में रहते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, यानी हरिजन लोग रहते हैं। तो इन मच स्मॉलर। दूसरी बात, शेड्यूल कास्ट के लोगों का घर काफी छोटा होता है, झोपड़ी टाइप का होता है, मिट्टी का होता है। तो आपको जैसा कि बतलाया कि पालमपुर के नाम पर आप इंडिया को आप अभी स्टडी कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं। आपको पालमपुर का स्टडी करने से पूरा इंडिया का इकोनॉमी और सोशल कंडीशन सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और मिट्टी के घर और फूस के छप्पर पाए जाते हैं हरिजनों के घर, हरिजनों के। हालांकि अब नहीं, यह स्टोरी पुराना है। अब जो है गांव में हरिजनों के जो घर होते हैं वो पक्का के बने हुए होते हैं। इंदिरा आवास योजना बोला जाता है, उसके अंतर्गत सरकार खुद अपने पैसे से पक्का का, ईंट और सीमेंट का घर बना करके हरिजनों को देती है गांव में, समझे? उसको पैसा नहीं लगता है, पक्का का घर बना करके सरकार दे देती है उसको। इसलिए अब कोई गांव में भी हरिजन जो है अब मिट्टी का और फूस का छप्पर में नहीं रहता है, मिट्टी के घर में। लेकिन पालमपुर में यह स्थिति है कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ट्यूबवेल चलता है, ट्यूबवेल से सिंचाई का काम होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी रहने से अदर टाइप के बिजनेस एक्टिविटीज हो पाते हैं। पालमपुर में स्कूल भी है, 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हेल्थ सेंटर भी है, यानी हॉस्पिटल भी पालमपुर में है। तो पालमपुर एक गांव होने के बावजूद यहाँ हॉस्पिटल भी है, इसका मतलब एक डेवलप गांव है। यहाँ हॉस्पिटल भी पाया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, प्राइवेट डॉक्टर भी अपना खोले हुए क्लिनिक पालमपुर में। प्राइवेट डॉक्टर का
छोटा मोटा चलता फिरता क्लिनिक तो आप गांव में अभी भी देख सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा। कोरोना के समय में जब बड़ा बड़ा जो डॉक्टर थे वो घर में दुबक गए थे, अपना क्लिनिक बंद कर दिए थे, तो गांव के ये जो झोला छाप डॉक्टर थे, जो गांव से गांव घूम घूम करके इलाज करते चलते हैं, वो नहीं सरेंडर किए थे, वो कोरोना से नहीं डरे थे। जहां भी कोई बीमारी आया वो बेधड़क जाकर के उसको कॉल करने पर वो गया, इलाज किया। और आश्चर्य की बात है कि पूरे इंडिया में जहां हजारों डॉक्टर कोरोना के चलते मर गए, वहीं पूरे इंडिया में लाखों झोला छाप डॉक्टर में एक भी झोला छाप डॉक्टर कोरोना से नहीं मरा था। तो कहने का मतलब है कि गांव में प्राइवेट चिकित्सा की भी व्यवस्था होती है। और पालमपुर में भी ये पाया जाता है। तो इस तरह से पता चलता है कि पालमपुर जो है वेल डेवलप्ड सिस्टम है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। पालमपुर में जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फार्म एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर, लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज का भी प्रचलन पालमपुर में है। तो लेकिन ये प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए आवश्यकता होती है कुछ चीजों की। यानी देखिए, कोई भी प्रोडक्शन जो है उसका एम होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जहां कहीं भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन का मतलब वो तो होगा कि कोई चीज का प्रोडक्शन होगा, या तो गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा। गुड्स का प्रोडक्शन होगा या सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। जब भी प्रोडक्शन होगा तो गुड्स का या सर्विसेज का होगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कुछ फैक्टर्स की, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ चीजों की आवश्यकता होती है गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। इसके अंतर्गत सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन के लिए पहला जो फैक्टर है जिसकी आवश्यकता है वो है लैंड। जमीन रहेगा तब न प्रोडक्शन होगा। जैसे खेती है तो जमीन में ही खेती होगी, फैक्ट्री है तो जमीन में फैक्ट्री लगेगा, तो यानी लैंड की आवश्यकता है। जंगल है तो जमीन में नहीं जंगल बनेगा, यानी लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड के साथ साथ इस फैक्टर के अंतर्गत अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, सॉइल, सनलाइट, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब तो सब लैंड के अंतर्गत आता है। तो प्रोडक्शन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है लैंड। दूसरा है लेबर। अगर प्रोडक्शन होता है गुड्स का या सर्विसेज का तो वहां लेबर की आवश्यकता होती है, जो अपना लेबर इन्वेस्ट करता है और प्रोडक्शन को कंडक्ट करता है। प्रोडक्शन करने का काम लेबर का ही होता है। लेबर जो है दो प्रकार के होते हैं, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर जो है वो कुछ टेक्निकल वर्क वगैरह रहता है उसको कंडक्ट करते हैं, ऑफिशियल वर्क वगैरह रहता है उसको, मैकेनिकल वर्क रहता है उसको करने का काम करते हैं स्किल्ड वर्कर। और अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं तो वो बाकी जो काम होता है हेड लोड वर्कर का या अदर जो लेबर एक्टिविटीज होता है, हल जोतने का, खेत जोतने का, हार्वेस्टिंग का, ये सब काम अनस्किल्ड लेबर करते हैं। यानी इसमें वर्कर की आवश्यकता, लेबर की आवश्यकता है। लैंड के अलावा दूसरा प्रमुख फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। लेबर की आवश्यकता होती है। तो हाईली एजुकेटेड वर्कर परफॉर्म करता है नेसेसरी टास्क। और मैनुअल वर्क भी होता है प्रोडक्शन में। मैनुअल वर्क जैसे धान की कटाई है, मैनुअल वर्क है। मिट्टी को ढोना, पानी से खेत को पटाना, ये सब मैनुअल वर्क है। इसके लिए भी चाहिए गाय चराना, भैंस चराना, ये सब मैनुअल वर्क है।
लेकिन उसी में है मोटर चलाना, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना, या अदर मशीनरी है उसका इस्तेमाल करना। टेक्निकल वर्क भी इसमें होता है, तो ये स्किल्ड वर्कर करते हैं। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो है फिजिकल कैपिटल। तीसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन के लिए तीसरा जो फैक्टर की आवश्यकता है, वो है फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में दो प्रकार का कैपिटल आता है, एक को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है, एक को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ये दोनों प्रकार का कैपिटल फिजिकल कैपिटल कहलाता है। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ कि मकान, मशीन, कंप्यूटर, टरबाइन, जनरेटर, ये सब मशीन्स यानी टूल्स, ये सबको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। क्योंकि एक बार आप अगर मशीन खरीद लिए, एक बार आप मकान बना लिए, एक बार आप डीजल पंप सेट या इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर स्टैब्लिश कर लिए, एक बार आप टरबाइन खरीद लिए, तो सालों साल तक उससे काम होता रहेगा। इसलिए इसको कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि एक बार खरीदने के बाद दोबारा इसको रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, ये खत्म नहीं होता है। लेकिन दूसरा टाइप का जो फिजिकल कैपिटल है, उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी। ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है दरअसल। तो पहला टाइप का फिजिकल कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा टाइप का फिजिकल कैपिटल कहलाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। खेती कर रहे हैं तो खेती में बीज चाहिए ना। दूसरा, मान लिया कि आप कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, गांव में धागा, चरखा चला रहे हैं, चरखा से धागा बना रहे हैं, तो धागा काटने के लिए, सूत काटने के लिए आपको रुई चाहिए, तो रुई रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल और मनी भी कैपिटल के अंतर्गत आता है। क्योंकि कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। रुपया रहेगा तब ना लेबर को आप वेजेज दीजिएगा। जो लेबर काम कर रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको मजदूरी देना पड़ेगा, उसके लिए मनी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। तो मनी और रॉ मटेरियल, इसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, दोनों में फर्क क्या है? फिक्स्ड कैपिटल जो है सालों साल चलता रहता है, खत्म नहीं होता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल, तो थर्ड टाइप का कैपिटल हम लोगों ने स्टडी किया फिजिकल कैपिटल। इसमें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो है बिल्डिंग, मशीन इत्यादि, जिसका कि साल 10 साल हमेशा यूज होता रहता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल, जिसके अंतर्गत रॉ मटेरियल और मनी, जो यूज करने के साथ ही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद फोर्थ यानी चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है नॉलेज और इंटरप्राइज, यानी इसको ह्यूमन कैपिटल आप कह सकते हैं। तो इंटरप्राइज का यानी ह्यूमन कैपिटल, यानी ये तीनों फैक्टर लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को कंबाइन करता है कौन? आदमी करता है। तो जो कंबाइन करने का काम करता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है, वो फोर्थ फैक्टर होता है। क्योंकि लैंड अपने आप में प्रोडक्शन नहीं करता है, लेबर अपने आप में प्रोडक्शन नहीं करता है, फिजिकल कैपिटल या वर्किंग कैपिटल अपने आप में प्रोडक्शन नहीं करता है। तो ये सभी फैक्टर को कंबाइन करने का कार्य करता है ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स ये तीनों फैक्टर को कंबाइन करके प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंडक्ट करता है, उसको कहा जाता है इंटरप्रेन्योर, या इसको कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का स्टडी किया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को अध्ययन करना है कि पालमपुर में फार्मिंग मेन एक्टिविटी है। पालमपुर एक गांव है,
तो फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी। लेकिन सवाल है कि जनसंख्या पालमपुर की हो या कहीं भी, हमारे देश की जनसंख्या जैसा कि आप जानते हैं दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है, लेकिन जमीन तो नहीं बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जमीन तो नहीं बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड तो नहीं बढ़ सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि लैंड सीमित है तो फिर कैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड किया जा सकता है। जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन के रैपिड ग्रोथ के बाद कैसे सबको खिलाया जाएगा, यह सवाल उठता है। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल आर इंडल्ज इन एग्रीकल्चर। तो उसके लाइवलीहुड का सवाल है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फार्मिंग का एरिया, लैंड एरिया तो बढ़ नहीं सकता है। दूसरी बात कि जितना भी बंजर भूमि था वो सबको यूज कर लिया गया है, अब फर्दर नहीं बढ़ सकता है। तो बढ़ नहीं सकता है तो फिर इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है, ग्रोइंग पॉपुलेशन को कैसे फीड किया जाएगा, सबों को कैसे खिलाया जाएगा। इसका मतलब हम लोग को यह स्टडी करना पड़ेगा कि क्या कोई तरीका है कि लैंड सीमित है फिर भी सीमित लैंड से असीमित प्रोडक्शन कर ले, लिमिटेड लैंड से अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैसे करें, यह हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि लैंड तो बढ़ नहीं सकता है। तो इसका तरीका है, यानी लिमिटेड पीस ऑफ लैंड से जो है प्रोडक्शन को फर्दर इंक्रीज करने का तरीका है। और उसका पहला तरीका है कि बाय इंक्रीजिंग लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी जितना लैंड एरिया है सबको कल्टीवेशन में लाना पड़ेगा। हाइलो लैंड नहीं छोड़ना पड़ेगा, बंजर भूमि नहीं छोड़ना पड़ेगा, परती भूमि नहीं छोड़ना पड़ेगा, जितना जमीन है सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा और प्रोडक्शन करना पड़ेगा उसमें, तब जाकर के प्रोडक्शन बढ़ सकता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर है कि इरिगेशन फैसिलिटी करना। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज हो जाता है किसानों को, तो सेम पीस ऑफ लैंड से साल में 3 या 4 तक क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो सकता है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगा तो साल में मुश्किल से एक फसल हो पाएगा। जहां इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो रेनफॉल के आधार पर एक क्रॉप भी मुश्किल हो जाता है, खरीफ का एक क्रॉप मुश्किल हो जाता है इरिगेशन फैसिलिटी नहीं रहने पर। लेकिन अगर इरिगेशन फैसिलिटी होगा तो क्या होगा कि खरीफ के अलावा रबी का भी प्रोडक्शन होगा। आपको रेनी सीजन में खरीफ होगा, विंटर में रबी का प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोनों के बीच में भी थर्ड क्रॉप आप आलू या सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। कुछ लोग गर्मी के समय में भी गर्मा धान लगा देते हैं। तो 3 क्रॉप या 4 क्रॉप तक लोग उपजा लेते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि इरिगेशन फैसिलिटी रहना चाहिए। तो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर अगर होगा तभी जो है सेम पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन को इनहेंस किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। सरकार ने इरिगेशन फैसिलिटीज को क्रिएट करने के लिए पहले अपना खुद स्टेट ट्यूबवेल पंपिंग सेट सरकार अपने पैसे से सब्सिडी दे करके बोरिंग वेल, बोरवेल, ट्यूबवेल इत्यादि बनवाया, और बाद में किसानों ने अपने पैसे से भी प्राइवेट ट्यूबवेल, बोरिंग वेल इत्यादि कराना स्टार्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त सेम पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन को इनहेंस करने का एक तरीका है, वो है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कई क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा। अब देखिए साल में अगर एक ही क्रॉप उगता है, कोई फसल जैसे शुगर केन, पूरा साल भर में एक क्रॉप होता है, तो वैसे के बजाय साल भर में 3 क्रॉप 4 क्रॉप उगाना पड़ेगा। मल्टीपल क्रॉपिंग इसको कहा जाता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग करके यानी टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, इसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग।
तो मल्टीपल क्रॉपिंग की सहायता से सेम पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इसका मेथड है सेम पीस ऑफ लैंड से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने का नेक्स्ट उपाय है, और वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंतर्गत हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड्स का उपयोग करना पड़ेगा। हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का उपयोग करने से प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले सिर्फ मन्योर का इस्तेमाल होता था, प्राकृतिक खाद का, लेकिन अब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर, पहले हल, बैल, हाल इत्यादि का इस्तेमाल होता था, अब उसके जगह पर ट्रैक्टर होता है, थ्रेशर होता है, हार्वेस्टर होता है। इससे प्रोडक्शन में काफी अधिक वृद्धि होती है। हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का प्रयोग करने से जहां पहले बैगन बहुत छोटा होता था उसमें भी कीड़ा लग जाता था, उसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में काना बोलते हैं, तो ऐसा बैगन होता था। वो बैगन कोई खरीदना नहीं चाहता है। मार्केट में जाइएगा, सब्जी बाजार में, तो बैगन खरीदने जाइएगा तो यही लैंग्वेज आप भी इस्तेमाल कीजिएगा कि काना है क्या, तो वो दुकानदार कहेगा कि नहीं, वो तो अलग छांट करके रख दिए हैं, कीड़ा लगा रहता है उसी को, तो कीड़ा वाला नहीं कोई खरीदना चाहता है। अब ऐसा हाई यील्डिंग वैरायटी का बैगन आ गया है कि छोटा नहीं बल्कि बड़ा बैगन आपको फलेगा। एक एक बैगन आपको 1-1 किलो, 2-2 किलो का एक एक बैगन अब फलता है, और एक पेड़ में ऐसा 8-8 बैगन, 10-10 बैगन का फलता है। हाँ, जो भी हो, तो सवाल है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करना है, तो उपाय क्या है? तो अब जो है बड़ा बड़ा बैगन, 1.5 किलो, 2-2 किलो का बैगन अब प्रोडक्शन हो रहा है हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स के चलते। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इत्यादि का उपयोग हो रहा है। इससे क्या होता है कि पहले जो बैगन में कीड़ा लग जाता था, बैगन बेकार हो जाता था, उसको कोई खरीदना नहीं चाहता था, सब कहता था कि काना बैगन हो गया। अब उसके बजाय जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या हाई यील्डिंग वैरायटी, हाइब्रिड सीड्स वगैरह के चलते जो है ऐसा बैगन उपजता है कि जिसमें कीड़ा ही नहीं लगता है। उसमें कीड़ा लगेगा तो कीड़ा ही मर जाएगा, उसका ऐसा जेनेटिक चेंज किया हुआ रहता है क्योंकि कीड़ा ही मर जाएगा, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। दूसरा कि वो बैगन छोटा नहीं, बहुत बड़ा होगा, हेल्दी होगा, देखने में काफी खूबसूरत होगा, आकर्षक होगा। वो बैगन देखने के साथ ही आपको चमक, उसमें लाइट मारेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टडी किया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का इस्तेमाल करने से, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, स्प्रिंकलर, इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करने से, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से सेम पीस ऑफ लैंड में प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। लेकिन एक सवाल है कि ये इंडिया में पहले ट्रेडिशनल सीड का, परंपरागत बीजों का इस्तेमाल होता था। पहले जो एनिमल हस्बेंड्री था इंडिया में, गाय भैंस वगैरह के माध्यम से लोग दूध की प्राप्ति करते थे, तो वो भी ट्रेडिशनल गाय भैंस थी। वो दूध बहुत कम लगती थी, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो दूध देती थी। अब उसमें भी आ गया है ऐसा, मतलब ब्रीड की गाय और भैंस आ गई है कि एक एक ठो गाय है जो 30 किलो, 35 किलो, 50 किलो दूध एक एक ठो गाय अब देती है। जो गाय देती थी 1 किलो, 2 किलो दूध, अब ऐसी गाय आ गई है कि 50 किलो, 35 किलो, 40 किलो दूध एक एक गाय दे रही है। तो हाइब्रिड काऊ है, और एक एक तो भैंस जो पहले 3 किलो, 4 किलो दूध देती थी, वो भैंस अब तो पता नहीं 60 किलो, 80 किलो दूध एक एक भैंस दे रही है। तो कहने का मतलब है कि हाइब्रिड आपको
काऊ, बफेलो इत्यादि का इस्तेमाल करने के चलते ऐसा हुआ है। ये तब जिसे नुकसान पहुंचने का आप अगर बात सोचिएगा कि नेचुरलिटी वाला जो चीज वो तो नहीं ना होगा। अरे एक मिनट, जो नेचुरल बैगन होता था छोटा छोटा, जिसमें कीड़ा भी लग जाता था, काना भी हो जाता था, और आज वाला देखेगा कि बक्का बक्का बैगन और देखने में एकदम खूबसूरत, एक को 1.5 किलो 2 किलो वाला, और पहले 100 ग्राम का एक बैगन नहीं रहता था। तो दोनों में अगर समझिएगा कि एक बराबर फायदा रहेगा, ताकत रहेगा, तो कभी होने का नहीं। ये तो आर्टिफिशियलिटी हुआ है, आर्टिफिशियल हुआ। एक तो अमेरिका का बैगन आया है, बीटी बैगन। बीटी बैगन, बीटी बैगन ऐसा बैगन है कि मतलब 2 किलो का, 2.5 किलो का एक बैगन आपको होता है। और क्या माने, कोई कीड़ा उसमें लग ही नहीं सकता है, ना उसरता है, उसको आराम से तोड़ करके आलू के जैसे रख दीजिए, तब वो घर में आपका सुरक्षित रह जाएगा कई एक दिन तक, कुछ नहीं होगा, न सड़ेगा, न कीड़ा उसको खा पाएगा, और आराम से उसको खाते जाइए अपना जितना मन है। और जो किसान उपजाएगा वो भी माला माल हो जाएगा, जाएगा तो तोड़ करके तो जाएगा मार्केट में बेचेगा, तो काफी दाम में बिकता है, क्योंकि देखने में काफी चमकीला होता है, अच्छा होता है, कीड़ा मकोड़ा का कहीं नामो निशान नहीं, तो किसान को भी फायदा होता है, जो खरीदता है उसको भी संतुष्टि मिलती है। छोटा छोटा बैगन रहता है तो उसको देखने में जो नहीं होता है, चमकीला रहता है, उसको कोई खरीदना नहीं चाहता है। अब बड़ा वाला बैगन रहता है तो उसको सब हर कोई खरीदना चाहता है, तो सब आर्टिफिशियल चीज को के प्रति लग गया है। पहले दूध देती थी गाय 1.5 किलो 2 किलो आधा किलो, अब उसके जगह पर 35 किलो 40 किलो 50 किलो दूध दे रही है एक गाय। अब कहिएगा कि वो 2 किलो जो देती थी 1.5 किलो देती थी, वही प्रॉफिट रहेगा, वही न्यूट्रिएंट्स रहेगा इसमें, तो संभव नहीं है। दोनों पीजिएगा तो आपको दूध में टेस्ट में ही फर्क समझ में आ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो जनरल ये दूध हम लोग खरीदते हैं, ये सब जहां 50 रुपए 55 रुपए किलो मिलता है, वो सब अभी भी गाय होता है, तो वो सब गाय का दूध 150 किलो 200 किलो रुपए किलो मिलता है आज भी। बकरी का दूध तो खैर और ज्यादा, वो तो मतलब मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होता है, जो डेंगू जिसको होता है, तो डेंगू का इलाज है बकरी का दूध। तो उधर थोड़ा सा दूध लीजिएगा ना, छोटा सा कप में, तो उसका वो 50 रुपए 100 रुपए से कम लेता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक दिन हम मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे, तो वार्ड काउंसिलर साहब जो है कहे कि चाय पी लीजिए, तो चाय पिलाए, तो हमको तो लगा चाय नॉर्मल लेवल लगा, लेकिन चाय पीने के बाद बतलाए कि ये कौन तो गाय का है जिसका दूध मतलब 150 की 200 रुपए किलो बतलाए। तो कहने का मतलब है कि ये सब जितना हाइब्रिड नस्ल का गाय भैंस इत्यादि है, तो वो ओरिजिनलिटी नहीं होगा। अब जैसे चिकन है, तो मुर्गा एक तो देख रहे हैं आप, देसी मुर्गा खाए होंगे, और आजकल जो मिलता है फार्म वाला, तो दोनों का टेस्ट में कोई तुलना ही नहीं रहेगा आपको। तो इस प्रकार से लेकिन एक और प्रॉब्लम है, ये हाइब्रिड नस्ल का जो वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं या चावल वगैरह खा रहे हैं, इससे लॉन्ग रन में तरह तरह की बीमारी हो रही है। आदमी का इम्यूनिटी कमजोर हो रहा है, लोगों को कैंसर वगैरह जो हो रहा है, उसका ये सब कारण है। इस प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स के द्वारा उपजाया हुआ अनाज के चलते लोगों को लॉन्ग रन में बीमारी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा इसका हार्मफुल इफेक्ट यह है कि इससे क्या होता है कि लैंड सस्टेन नहीं कर पाता है, यानी लैंड की फर्टिलिटी मेंटेन नहीं रह पाती है। काफी अधिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से क्या होता है कि लैंड की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है, और नतीजा होता है कि अगले क्रॉप्स के लिए और ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है। और इस तरह से कुछ ही दिनों में एक ऐसी स्थिति आती है कि सॉइल का बिल्कुल क्वालिटी ही खत्म हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है।
अनफर्टाइल हो जाता है, पूरा अनफर्टाइल हो जाता है। तो इसका ये भी है कि लैंड सस्टेन नहीं कर पाता है इस प्रकार के साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। 1960 के पहले इंडिया में ट्रेडिशनल सीड्स का या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग का प्रयोग होता था, लेकिन 1960s से इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ। डॉक्टर एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, समझे? क्या नाम बोले? डॉक्टर एस स्वामीनाथन। हाँ, हर जगह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये पूछेगा जरूर कि हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इत्यादि के इस्तेमाल को प्रमोट किया। नतीजा हुआ कि 1960s से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी अधिक बढ़ा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो इंडिया फूड ग्रेन का इंपोर्ट करता था, दूसरे देशों से फूड ग्रेन को इंपोर्ट किया जाता था हमारे देश में, आज वो स्थिति है कि इंडिया का जितना गोडाउन है सब सरप्लस फूड ग्रेन से भरा हुआ है। कई लाख टन सड़ा हुआ अनाज साल भर में इंडिया समुद्र में फेंक देता है। कई लाख टन सड़ा हुआ अनाज समुद्र में फेंका जाता है भारत के द्वारा। कई लाख टन अनाज एक साल में इंडिया अपने फ्रेंड कंट्रीज में देता है, जहां जैसे बाढ़ आ गया, कहीं कुछ आ गया प्रॉब्लम, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो वहां लाखों टन हर एक साल इंडिया देता है अपने फ्रेंड कंट्रीज को फ्री में। लाखों टन बेचता है और तब लाखों टन सड़ जाता है, उसको समुद्र में फेंकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वही इंडिया जो अनाज के मामले में भूखमरी का शिकार था, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, दूसरे देशों से अनाज खरीदता था, आज इतना अनाज उपज रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का परिणाम है कि आज लाखों टन बेचता भी है, लाखों टन दूसरे को फ्री में देता है, नेचुरल कैलेमिटी में, फ्लड, एपिडेमिक इत्यादि में, और लाखों टन सड़ा हुआ अनाज फेंकता है समुद्र में। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट था। अब एक और यहां पर बात पढ़ना है कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर में कैसे है। तो पालमपुर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन है, असमान है। कैसे? तो 1/3 फैमिली जो है, 1/3 ऑफ 450, यानी टोटल लगभग 450 फैमिली है पालमपुर में। तो 450 फैमिली में 1/3 है ये लैंडलेस हैं, लगभग 150 फैमिलीज। द मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो 150 फैमिलीज दलित हैं, उसके पास जमीन अपना नहीं है खेती करने के लिए, तो वो दूसरे किसानों, मीडियम फार्मर्स या लार्ज फार्मर्स के जमीन पर खेती करते हैं। तो रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, तो वो बचा 240 फैमिलीज पालमपुर में, उनके पास अपना जमीन है। तो कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। तो 250 फैमिलीज ऐसे हैं पालमपुर में जिनके पास जमीन अपना तो है खेती के लिए, लेकिन कम जमीन है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। और इस प्रकार से 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन से खेती करने के बाद भी इतना उपज नहीं हो पाता है जिससे कि घर का तमाम नेसेसिटी फुलफिल हो सके। इस कारण से ऐसे लोगों को जो लैंडलेस हैं और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको दूसरे के फार्म के ऊपर खेती करनी पड़ती है। तो देखिए यहां पर एक केस स्टडी है कि 1960 में
गोविंद एक फार्मर था, तो 2.25 हेक्टेयर का जमीन था, अनइरिगेटेड, यानी एग्रीकल्चरल फैसिलिटी नहीं थी, और उसके 3 बेटे थे, तो सब मिलकर के खेती करता था। तो गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। तो इतना के बाद भी वो लोग अपने परिवार को सही रूप से भरपेट खाना नहीं दे पाते थे। इस कारण से एक्स्ट्रा इनकम के लिए उनको दूसरे के प्लॉट में काम करना पड़ता था, साथ ही साथ दूसरे के खेतों में भी कुछ दिन काम करना पड़ता था। अब देखिए 60 फैमिली जो पालमपुर में हैं, तो 60 फैमिलीज हैं लार्ज फार्मर्स। इनके पास जमीन काफी अधिक है, यानी 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। तो a few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर जमीन या उससे भी ज्यादा है, यानी ओनली 60 फैमिली जो है पालमपुर के, ओनली 60 फैमिली वो लार्ज फार्मर्स हैं। तो इनके पास सफिशिएंट अनाज का प्रोडक्शन होता है। ये सरप्लस जो ग्रेन होता है उसको बेचते हैं, बेच करके अपना पैसा बैंक में बैलेंस कर देते हैं। जो स्मॉल फार्मर होता है वो इनसे कर्ज लेता है, ये कर्ज लोन देते हैं दूसरे को, और उस पर हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं। अब इसके बाद लेबर, तो लेबर कौन करेगा? लेबर भी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो लेबर करने का काम किसान या तो अपने परिवार के लोग मिलकर के करते हैं, नहीं तो लैंडलेस जो लोग होते हैं या स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो जो है लेबर का काम करते हैं। तो फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फैमिली। तो कहने का मतलब है कि जो स्मॉल फार्मर हैं वो अपने फैमिली मेंबर को मिला करके अपना खेती कर लेते हैं, लेकिन जो लार्ज फार्मर है उनको लेबर का जरूरत होता है। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। तो फार्म लेबर कहां से आते हैं? तो कम फ्रॉम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट। तो फार्मर्स का जमीन के ऊपर ओनरशिप होता है, लेकिन फार्म लेबरर्स का जमीन के ऊपर कोई ओनरशिप नहीं होता है। फार्म लेबरर्स जो है खेती करते हैं, उसके बदले उनको मजदूरी मिलती है, वेजेज मिलती है, अनाज के रूप में वेजेज मिलती है या मनी के रूप में मिलती है। तो वेजेज भी लेबरर का काफी कम हो जाता है, यह भी प्रॉब्लम है पालमपुर में। तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पर कि डाला, एक केस स्टडी है कि डाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है, तो डेली वेज का काम करती है और रेगुलर उसको काम मिलता नहीं है। तो द मिनिमम वेज फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय गवर्नमेंट इज ₹60 पर डे। तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि एक फार्म लेबरर को 60 रुपया एक दिन में मिलना चाहिए, लेकिन डाला को मिलता कितना है? तो 35 से 40 रुपया। क्यों? डाला 35 से 40 रुपया में क्यों काम करने के लिए तैयार हो जाती है? क्योंकि लेबरर इतना ज्यादा है, कंपटीशन है, लेबरर इतना ज्यादा है कि एक डाला अगर 35-40 में नहीं काम करेगी तो कोई दूसरा उसके बदले काम करेगी। अब इसके बाद कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो जो बड़े फार्मर हैं उनके पास तो सरप्लस अनाज होता है, वो अनाज को बेच करके बैंक में बैलेंस कर देते हैं, और जब अगला क्रॉप का बारी आता है तो उस पैसे से वो सीड या इरिगेशन का खर्च या ट्रैक्टर का खर्च मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे फार्मर हैं वो खेती करने के लिए उनको कैपिटल, पूंजी की आवश्यकता होती है, सीड खरीदने की आवश्यकता होती है, इरिगेशन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइजर के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, पेस्टिसाइड के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं कि मनी लेंडर से जो है लोन लेते हैं। मनी लेंडर लोन तो दे देता है, मनी लेंडर गांव का ही कोई ट्रेडर वगैरह होता है,
या गांव का ही कोई व्यक्ति मनी लेंडर होता है तो लोन तो दे देता है, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लेता है। इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर फार्मर को प्रॉफिट उतना होगा तब नहीं वो लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाता है। नतीजा होता है कि उसका खेत मनी लेंडर के चंगुल में फंस जाता है, खेत के ऊपर मनी लेंडर कब्जा कर लेते हैं। तो यहां पर केस स्टडी देखिए है कि सविता एक स्मॉल फार्मर है और खेती का प्लान करती है 1 हेक्टेयर का। तो सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के लिए उसको कैश चाहिए। तो सी एस्टिमेट्स दैट वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम 3000 रुपीज। सविता को 3000 रुपया का जरूरत है खेती करने के लिए और उसके पास मनी है नहीं, तो वो तेजपाल नामक एक बड़े फार्मर, लार्ज फार्मर है तेजपाल, तेजपाल नामक एक लार्ज फार्मर से लेती है। तेजपाल उसको कैसे देता है लोन? तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है। तो सविता को लोन तो दे दिया, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना है? तो 24% फॉर 4 मंथ्स, 4 महीना में 24%। तो सोचिए बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। और इस परिस्थिति में सविता को उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा तब ना वो इंटरेस्ट और जो कैपिटल है उसको लौटा पाएगी, नहीं लौटा पाएगी तो नतीजा क्या होगा कि सविता का जो खेत है उस पर कब्जा किसका हो जाएगा? तेजपाल का, जिसने लोन दिया है। तो यही स्मॉल फार्मर का प्रॉब्लम है पालमपुर में या कहीं भी जो विलेज है इंडिया का, जो छोटा गांव है, तो विलेज इकोनॉमी का ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स है, गेहूं, अनाज, फल फूल इत्यादि जो भी उपजता है या अतिरिक्त दूध वगैरह जो भी हुआ, तो उसको बेचने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए पालमपुर में रोड बना हुआ है। रोड की सहायता से लोग गाड़ी पर अपना लोड करते हैं, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये ट्रैक्टर या पिकअप वाहन, ट्रक इत्यादि में लोड करके लोग शहर को ले जाते हैं। शहर में ले जाकर के अपने सरप्लस प्रोडक्ट्स को बेच डालते हैं और इस प्रकार से किसानों को बेच करके कुछ पैसा हो जाता है। जो बड़ा किसान है उसका सरप्लस जो है प्रॉफिट इतना रहता है कि वो बैंक में बैलेंस कर देता है, लेकिन छोटा मोटा किसान जो है उसका बेचने के बाद अनाज या वेजिटेबल, फ्रूट्स इत्यादि बेचने के बाद भी मामूली फायदा हो पाता है और उस जो भी प्रॉफिट होता है वो घर में ही उसका खर्च हो जाता है। नतीजा होता है कि फिर अगले साल कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए उसको लोन लेना पड़ता है। पालमपुर में कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी है जिसके अंतर्गत डेयरी फार्मिंग एक्टिविटीज, यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि जानवर पालते हैं, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पालते हैं और उसको घास काट करके ला करके देते हैं। घास के अतिरिक्त अन्य प्रकार का चारा होता है, तो घास, भूसा इत्यादि जानवर को देते हैं और जानवरों का दूध बेचते हैं। तो डेयरी जो है फार्मिंग के अंतर्गत गांव में ही दूध खरीदने वाला भी रहता है, तो वहां जाकर के आप दूध बेच सकते हैं और वहां से दूध जो है बड़े बड़े डेयरी इंस्टीट्यूट जो रहते हैं उसके गाड़ी उसकी आती है, पिकअप वाहन आते हैं और पिकअप वाहन से दूध को भेज दिया जाता है शहरों में, दूर दूर के क्षेत्रों में सप्लाई कर दिया जाता है। तो गांव में ज्वार, बाजरा या अन्य प्रकार के घास के पौधे भी उगाए जाते हैं। ये सब गाय, भैंस इत्यादि को खिलाने में काम आता है। तो ये सब इस प्रकार के फसल को खिला करके लोग जानवर को पालने का कार्य करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रचलन भी पालमपुर में है। इसके अंतर्गत लोग अपने अपने सहायता से, अपने अपने ढंग से, कोई रस्सी का उत्पादन, कोई पत्तल का उत्पादन, कोई चटाई का उत्पादन, कोई अचार बनाने का काम, ये सब करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट्स होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, उसको मार्केट में सेल करते हैं। कोई सूत काटने का काम करता है और सूत को बेच डालता है। पालमपुर में शॉपकीपर का भी
काम है। यानी कुछ लोग दुकान खोल लिए हैं, कुछ लोग खेती के बजाय दुकान खोल लिए हैं। दुकान जो है जनरल स्टोर की तरह है। यहाँ चावल, गेहूं, कॉपी, कलम, जो भी स्टेशनरी का सामान होता है, कॉपी, कलम इत्यादि सब कुछ यहाँ बिकता है दुकान में। साथ ही साथ चीनी, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, जो जनरल स्टोर का होता है सामान, सब कुछ दुकान में बिकता है। तो कुछ फैमिली के लोग दुकान खोल दिए हैं, दुकान चला करके भी अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। पालमपुर में ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी भी है। लोग अपने प्रोडक्ट्स को पास के जो शहर हैं वहां तक भेजने का काम करते हैं। इसके लिए रिक्शा वाला, तांगा वाला, ये सब होता है, जीप होता है, ट्रैक्टर होता है, ट्रक होता है। ये सब की सहायता से अपने प्रोडक्ट्स को, माल को पास के शहर में भेजा जाता है। कुछ लोग ब्लॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी, बॉगरी यानी भैंसा गाड़ी यानी काठ गाड़ी की सहायता से भी अपने सामान को ढोने का यानी शहर में ले जाकर के बेचने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से पालमपुर का एक हाइपोथेटिकल विलेज का इकोनॉमी का क्या सोर्सेज है, ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। पालमपुर के इकोनॉमी को समझने के बाद अब हम लोग को इतना आसानी से समझ में आ चुका है कि विलेज इकोनॉमी का क्या मीन्स होता है, क्या सोर्सेज होता है। तो पालमपुर के इकोनॉमी को समझने के बाद, इंडिया चूंकि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक विलेज का कंट्री है, इंडिया की इकोनॉमी को भी समझना आसान है। साथ ही साथ इस प्रकार के अन्य देशों जहां पर भी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, यानी मेन सोर्स जो है ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर है, वहां की इकोनॉमी को भी समझा जा सकता है आसानी से। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।